स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। उत्तर प्रदेश में कल एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर हमला हुआ था। उसको लेकर सियासत काफी गर्म, उसकी बातचीत करेंगे। यूपी के सियासी बॉक्स ऑफिस में आज की सबसे बड़ी खबर है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर शहर की विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। कहते हैं राजनीति में शक्ति प्रदर्शन के बहुत मायने होते हैं। आज गोरखपुर में भी बीजेपी ने ऐसा ही शक्ति प्रदर्शन किया। योगी आदित्यनाथ के नामांकन में गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहे। वैसे तो गोरखपुर का योगी का गढ़ माना जाता है, लेकिन यह पहला मौका है जब योगी विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि योगी को गोरखपुर से उतारकर बीजेपी पूर्वांचल में 2017 का इतिहास दोहराना चाहती है। 2017 में पूर्वांचल में बीजेपी ने 115 सीटें जीतकर यूपी में सरकार बनाई थी। अगर यूपी के सियासी ट्रेंड की बात करें तो पूर्वांचल की जंग फतेह करने के बाद ही यूपी की सत्ता को हासिल करने में कामयाबी मिलती है, क्योंकि सूबे की 33% सीटें इसी इलाके से आती हैं। अब अगर बात समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की रणनीति की करें तो वो मैनपुरी के करहल से चुनावी मोर्चा संभाल रहे हैं। यहां से अखिलेश मध्यांचल की सीटों पर असर डालने में जुटे हैं। लेकिन गोरखपुर से योगी को चुनावी मैदान में उतारकर बीजेपी ने पूर्वांचल का सियासी तापमान बढ़ा दिया है। यूपी चुनाव के गुणागणित के बीच एक बहस बड़ी होती जा रही है कि क्या पूर्वांचल ही यूपी चुनाव का सेंटर पॉइंट है। सवाल है कि क्या पूर्वांचल में योगी और मध्यांचल में अखिलेश, ऐसे में किसका होगा उत्तर प्रदेश। सवाल यह भी है कि गोरखपुर से योगी का चुनाव मैदान में उतरना बीजेपी के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। इन सारे सवालों पर हम मेहमानों से बातचीत करेंगे, लेकिन आइए आपको पहले सुनवाते हैं आज गोरखपुर में योगी ने कैसे अपने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। महायोगी भगवान गोरखनाथ की इस पावन धरती पर आज मुझे हमारी पार्टी के द्वारा गोरखपुर नगर विधानसभा क्षेत्र से नामांकन करने के लिए अधिकृत किया गया है। दी थी और वह सौगात थी कश्मीर से धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त करके देश से आतंकवाद पर नामो निशान मिटाने का, और दूसरा जो कार्य है 500 वर्षों के इस इंतजार को, जिसमें हम लोगों की सैकड़ों पीढ़ियां खप गई थी, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का। योगी आदित्यनाथ के नामांकन से पहले गृहमंत्री अमित शाह गोरखपुर से एक बार फिर बीजेपी के लिए 300 पार की हुंकार भरी। भारतीय जनता पार्टी इतिहास को दोहराने जा रही है। 2014, 2017 और 2019 तूने तीनों चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का विकास का रास्ता अख्तियार कर प्रचंड बहुमत दिलाया। आज योगी जी के नामांकन भरने के साथ ही फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी यहां से 300 पार के संकल्प के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ रही है। आइए अब आपको सुनाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रैली में यूपी में पुराने माफिया राज पर कैसे निशाना साधा। चुनाव देखे, अनेक सरकारें बनती बिगड़ती देखी है, लेकिन ये चुनाव सबसे अलग है। ये चुनाव यूपी में शांति के स्थायित्व के लिए है, विकास की निरंतरता के लिए है, प्रशासन में सुशासन के लिए है, यूपी के लोगों के तेज विकास के लिए है। ये चुनाव सुरक्षा, सम्मान और समृद्धि की पहचान को
बनाए रखने के लिए है और ये चुनाव हिस्ट्री सीटर्स को बाहर रखने के लिए, नई हिस्ट्री बनाने के लिए है। और मुझे खुशी है कि यूपी के लोगों ने ये मन बना लिया है कि दंगाइयों को, माफियाओं को पर्दे के पीछे रह करके यूपी की सत्ता हथियाने नहीं देंगे। कल असदुद्दीन ओवैसी पर हमला हुआ था। हालांकि जिन लोगों ने हमला किया था उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज स्पीकर से ही मुलाकात हुई है और ओवैसी को जेड श्रेणी की सुरक्षा भी सरकार ने मुहैया कराई है। सीधे आपको लोकसभा की कार्रवाई दिखाते हैं जहां असदुद्दीन ओवैसी बोल रहे हैं। मालूमियत को खतरा तो पैदा हो रहा है। सर, मैं आपके जरिए से सरकार को यह भी बताना चाहूंगा कि जिन लोगों ने ये रेडिकलाइजेशन किया है, आप इस पर गौर करिए, इन पर यूएपीए क्यों नहीं लगाते आप? अगर कोई स्पीच देता है, अगर कोई फेसबुक पर किसी क्रिकेट मैच पर किसी टीम की तारीफ करता है तो यूएपीए लगता है। एक सिटिंग एमपी के ऊपर यूएपीए नहीं लगेगा सर। मैं सरकार पर छोड़ता हूं। सर, चौथी बात यह है कि रेडिकलाइजेशन की जब बात होती है, हमने यहां पर एक कांग्रेस के बड़े नेता से सुना कि दो भारत हैं दौलत के एतबार से। नहीं सर, भारत की दौलत मोहब्बत है। भारत की दौलत पैसों की दौलत नहीं है। भारत की दौलत मोहब्बत है। हां, दो भारत हैं, एक मोहब्बत पर जो पिछले कई वर्षों से आबाद है और एक नफरत पर भारत बन रहा है। तो क्या आप दौलत की भारत की मिसाल देंगे या मोहब्बत की भारत की मिसाल देंगे? अगर मोहब्बत की भारत की मिसाल देंगे तो उसमें आपको मेरी जबान को रोकने के लिए गोली चलाने की जरूरत नहीं है। इस दो भारत को समझने की जरूरत है। सर, खत्म सर, मुझे खत्म सर सुनिए सर, मैंने करीब से 6 फीट से गोलियां देखी। मुझे बोलने दीजिए सर। हो सकता है कि कल दिन ना देखूं मैं। अगर मैं यहां पर नहीं बोलूंगा तो कहां बोलूंगा सर? आप मुझे प्लीज बोलने दीजिए। सर, मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहूंगा कि आप हरिद्वार में, रायपुर में और इलाहाबाद प्रयागराज में मेरे बारे में क्या कहा गया? आपके नाईबी की रिपोर्ट है ना, आप क्यों छुपा रहे उसको? देखिए, मैं मौत से नहीं डरने वाला हूं। हम सबको जाना है इस दुनिया से, बल्कि मैंने कह दिया कि मैं इस वतन में पैदा हुआ, मेरी मां की कोख से तो जमीन पर लिटाया गया। जब मेरी आंख बंद हो जाएगी तो इंशाल्लाह औरंगाबाद की जमीन मुझे दफनाया जाएगा। मगर मैं आपसे अपील करना चाह रहा हूं सरकार से सर, कि जो कुछ बातें की गई हैं उसको देखिए। मैं जेड कैटेगरी सिक्योरिटी नहीं चाहिए मुझे, मैं हरगिज नहीं चाहिए मुझे। मैं 94 से पॉलिटिक्स में हूं। मैं आजाद जिंदगी गुजारना चाहता हूं। मैं घुटन के साथ जिंदा नहीं रह सकता इस दुनिया में। मुझे जिंदा रहना है तो अपनी आवाज उठाना है। मुझे जिंदा रहना है तो सरकार किसी के उनके खिलाफ बोलना है। और अगर गोली लगती है तो मुझे कबूल है, मगर मैं घुटन की जिंदगी नहीं गुजार सकता सर। मेरा मानना यह है कि संविधान में अगर देश के गरीबों को, मजलूमों को, अल्पसंख्यक समाज को सिक्योरिटी मिलेगा तो मुझे मिलेगी। आपकी चिंता हमें है ना सर। मैं आप सिक्योरिटी दे रहे हैं सर, आपको नहीं सर। देश के गरीब बचेंगे तो मैं बचूंगा। ओवैसी की जान इखलाक पीलू से बढ़कर नहीं है सर। ओवैसी की जान उस वक्त बचेगी जब गरीब की जान बचेगी। इसीलिए मैं आपके जरिए सरकार से अपील करना चाहूंगा कि सर, इस नफरत को खत्म करिए, इस नफरत को खत्म करिए और इस पर आप गौर करिए। मैं नहीं लूंगा सिक्योरिटी। मैं जेड कैटेगरी नहीं चाहता हूं सिक्योरिटी। मुझे ए कैटेगरी का शहरी बनाइए आप। मुझे एक कैटेगरी का शहरी बनाइए ताकि मेरी और आपकी जिंदगी बराबर हो। जब देश के प्रधानमंत्री पर सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, अपोजिशन की तरफ से मैंने कहा था कि गलत हुआ। सब सेक्युलर पार्टी के लोगों ने कहा कि ओवैसी तुम क्यों बोले? मैंने कहा नहीं, देश का प्रधानमंत्री मेरा है। सिक्योरिटी ब्रीच हुई तो एक्शन लेना चाहिए। मगर 4 मरतबा के एमपी पर कोई 6 फीट के फासले से 4 गोली चलाता है। मुझे मौत है, हम सबकी मौत है, मगर मैं इन गोली चलाने वालों से डर कर खामोश नहीं बैठने वाला हूं। और मैं दुआ करता हूं कि उत्तर प्रदेश में पूरा मन पोलिंग होगी इंशाअल्लाह। उत्तर प्रदेश की जनता गोली चलाने वालों का जवाब बैलेट से देगी, नफरत का जवाब मोहब्बत से देगी और कमजोरों को दबाने का जवाब हिस्सेदारी से देगी। मेरी आपसे गुजारिश है सर,
कि मुझे जेड कैटेगरी नहीं चाहिए, मैं रिजेक्ट करता हूं, आप इंसाफ करिए सर, उस पर यूएपीए लगाइए। और इनके दिमाग कौन है? 2 लोग रेकी करते हैं, उनको मालूम कि मैं मीरठ की ठोर से आ रहा हूं उस टोल गेट पर, और 6 फीट के फासले पर गोली चलाते हैं। तो आप देख लीजिए सर, आप सरकार के हवाले, अगर आप इंसाफ करना चाहे आप इंसाफ कर सकते, मगर रेडिकलाइजेशन आपको नुकसान पहुंचाएगा और इससे राइट विंग टेररिज्म बढ़ेगा। शुक्रिया सर। असदुद्दीन ओवैसी को आप सुने थे, वो साफ कह रहे थे कि सख्त से सख्त सजा मिले और मास्टरमाइंड कौन है इसका पता चले। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम एक आम आदमी की जिंदगी जीना चाहते हैं और उस चीज को ठुकराया जो सरकार की तरफ से एक पहल की गई थी आज उनकी सिक्योरिटी के लिए। उन्होंने साफ फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि उनको जेड श्रेणी की सुरक्षा नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश में चुनाव किस रंग का है, किस ओर जा रहा है, पूर्वांचल और मध्यांचल में क्या हो रहा है, इसको समझने के लिए एक लंबा चौड़ा पैनल हमारे साथ है। हमारे साथ संजय चौधरी जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से, सुचि विश्वास जी है, प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से, जितेंद्र त्रिपाठी जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की ओर से, और अरविंद मोहन जी हैं, कंसल्टिंग एडिटर हमारे इंडिया न्यूज के। बहुत स्वागत है आप सबका। अरविंद सर, आपसे ही शुरू करेंगे। आज कई सारे कलर्स हैं, तो हम एक एक कर उन कलर्स पर आएंगे, एक एक कर उस सेगमेंट्स पे आएंगे। पहला सेगमेंट, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी अभी बोल रहे थे, चुनाव में सर बयानबाजी होती है, आप एक लंबे समय से चुनाव आपने देखा है, अब ठीक है, अब तो बयान जो है वो बिलो द बेल्ट भी चला जाता है, पर्सनल भी हो जाता है, लेकिन ब्लेड, इंक, गोली तक नौबत आ जाए तो माइंडसेट सोसाइटी का, पॉलिटिशियंस का जो बयान देते हैं, आपको लगता है कहां जा रहा है वो? देखिए, हम सब लोग एक बात पे खुश हो रहे थे, अभी कल परसों की चर्चा में भी मैंने ये बात कही थी कि जिस कम्युनलाइजेशन की, जिस घनघोर जातिवाद की, इन चीजों का डर था, वो यूपी चुनाव में दिखाई नहीं दे रहा है। और इसका मतलब ये है कि यूपी के लोग उन चीजों को पसंद नहीं कर रहे हैं। नहीं तो आप 3 तलाक, 370, तो काशी, मथुरा, बनारस, जाने क्या क्या मसले उठ रहे थे, जिन्ना और पाकिस्तान, और ये सब मसले उठते रहे हैं और उठाने की कोशिश की गई, हिंदू क्रिमिनल, मुसलमान क्रिमिनल, लेकिन लगता नहीं है कि वो मसले जमीन पे आए, क्योंकि लोगों को शायद ये पसंद नहीं आ रहे हैं। तो चीजें बदलती जाए, इसी कैंपेनिंग के दौरान चीजें बदली हैं बड़ी तेजी से। और इधर 2-4 दिन से, 5 दिन से ये लग रहा था कि सारा कैंपेन बीजेपी का समाजवादी पार्टी को अपराधियों की पार्टी और अपराधी राज वापसी की तरफ ले जा। आज भी प्रधानमंत्री जो बोल रहे थे उसमें भी ये था कि उत्तर प्रदेश को अपराधियों से मुक्त कराना। ठीक है। लेकिन कल की घटना ने ये बता दिया कि ये सारे दावे, जैसे एडीआर के रिकॉर्ड ने बता दिया कि सारी पार्टियों ने अपराधियों को टिकट दिया है और इसमें बीजेपी कोई पीछे नहीं है। कल की घटना ने ये बता दिया कि ये सारे दावे नकली हैं। एक अपराधी उत्तर प्रदेश से भाग गए या जेल में हैं। अपराधियों में कौन कैटेगरी के, समाजवादी पार्टी उसका जवाब ये दिया करती थी कि अपराधियों में कुछ खास जाति के लोग छूटे हुए हैं, बाकी के खिलाफ एक्शन हुआ। ये सब चीजें चल रही थी, लेकिन उत्तर प्रदेश अपराध के मामले में बदल गया हो ऐसा नहीं है। ठीक है। हाँ, एक सिटिंग एमपी पर अगर 6 फीट के फासले से गोली चलाई जाती है। चाहता हूँ जी, दूसरी चीज मैं एक और कहना चाहता हूँ, जो आज ओवैसी कह रहे थे कि जो पॉलिटिक्स की जा रही है और जो हेट की पॉलिटिक्स की जा रही है, उसका नतीजा गोली में बहुत स्वाभाविक है। और ये भी कल दिखाई दे दिया कि जो लड़के आए वो उससे प्रभावित हो सकते हैं, वो किसी के प्लांट भी हो सकते हैं, या फिर वो इस तरह के हेट स्पीच से पगलाए हुए, जिसमें मैं ओवैसी को कोई माफी नहीं दे रहा हूं, क्योंकि बोलने में वो भी कोई बहुत कम नहीं रहते, लेकिन उनसे 4 गुना ज्यादा कम्युनल बातें कही जा रही हैं और ये उसका परिणाम हो। ठीक है, आते हैं जितेंद्र के पास। जितेंद्र त्रिपाठी जी, जो पूरा कैंपेन है, आप प्राइम मिनिस्टर को सुनिए, अमित शाह जी को सुनिए, नड्डा साहब को सुनिए, योगी आदित्यनाथ जी को सुनिए, मोटा मोटा जो कैंपेन है वो समाजवादी पार्टी के विरुद्ध लॉ एंड ऑर्डर पर है। आप देखिए, कोई भी भाषण होता है उसमें लॉ एंड ऑर्डर का चर्चा जरूर आती है कि साहब माफियाओं की बात होती है, जंगल राज की बात होती है, कानून व्यवस्था की बात होती है। ये एक बड़ा चैलेंज है समाजवादी पार्टी के लिए। आज भी जब प्रधानमंत्री बोले तो बात लॉ एंड ऑर्डर की आई,
कि अगर आप चाहते हैं ऐसे लोगों को जो कि एंटी सोशल एलिमेंट है कि वो घूमें, तभी आप समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए। जितेंद्र त्रिपाठी जी। जी, अभी अरविंद मोहन जी ने जो कहा वो आपने सुना होगा और पूरे पैनल ने सुना होगा। काफी हद तक उन्होंने जो बात कही, काफी हद तक क्या बल्कि पूरी उनकी बात से मैं सहमत हूं। ये जो नैरेटिव बीजेपी के नेता जो क्रिएट कर रहे हैं कि पहले मतलब ऐसा बता रहे हैं कि पहले पता नहीं कितनी आग लगी होती थी, पता नहीं कितनी अव्यवस्था थी, पहले हवा नहीं चलती थी, पानी नहीं बरसता था, अब जो भी हो रहा है 2014 के बाद या 2017 के बाद ये सब शुरू हुआ है। मैं एक बताऊं, ये लोग एक गिरोह के रूप में काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को शोभा नहीं देता कि इतने नीचे लेवल पे उतर के आके सब बात करें। वो किसी भी लेवल पर चले जाएंगे, फिर वो छोटे छोटे एक्रोनिम्स बनाएंगे, शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे, निजाम की बात करेंगे, कसाब की बात करेंगे। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। भाई आपकी सरकार यहाँ पे 5 साल रही, 5 साल जिन लोगों ने यहाँ पे काम किया, 5 साल में यहाँ पे उप मुख्यमंत्री 2 थे, उन्होंने काम किया, हमारे मुख्यमंत्री थे उन्होंने काम किया, तमाम सारे मंत्री थे उन्होंने काम किया। चुनाव इस बात का है कि इन लोगों ने जो काम किया है उसका रिपोर्ट कार्ड सामने आए। अब एक भी मंत्री दिखाई नहीं पड़ रहा है। मुख्यमंत्री कभी कभार, उप मुख्यमंत्री कभी कभार दिखाई पड़ जाते हैं, एक भी मंत्री दिखाई नहीं पड़ रहा। उनके सिंस को, उनके पाप को कवर अप करने के लिए प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी और नड्डा जी और न जाने कौन कौन केंद्र से मंत्री यहां पर आके ये सब अपना जो विचारों की गंदगी है वो फैलाए हुए हैं। आप याद करिए वेस्ट बंगाल चुनाव में भी इन्होंने ऐसे ही कहा था। दीदी और दीदी का जो रेटोरिक था, इतना गंदा, इतना निम्न स्तर का, बंगाल के लोगों ने कैसा जवाब दिया। वहीं पर प्रधानमंत्री जी कहा करते थे तोलाबाजी खत्म कर देंगे, कट मनी खत्म कर देंगे, गुंडागर्दी खत्म कर देंगे। ऐसा उन्होंने बंगाल को प्रेरित किया था कि जैसे बंगाल में बिल्कुल जंगल राज हो, ये जो आएंगे यही रामराज ले आएंगे। यही हाल अमित शाह जी का था। कोई भी पत्रकार उनके मुंह के सामने जब माइक लगाता था तो अमित शाह जी कहते थे हम यहाँ प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं, हमारी कम से कम 200 सीट आएगी। उस पे आऊंगा, ठीक है। तो एक बार झूठ बोलना ठीक है जितेंद्र जी, वो 300 वाले पे मैं आऊंगा। एक बार हमारे साथ संजय चौधरी जी भी हैं क्योंकि आपने एक जवाब दिया है। संजय जी, आपने सुना जितेंद्र त्रिपाठी जी को और उसमें जो पॉइंट है उसमें यह है कि आप लगातार बात कर रहे हैं उस वक्त की जब 5 साल अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर थे और जितेंद्र जी ने कहा कि साहब 5 साल आपकी सरकार थी, आप मंत्रियों की बात करिए, रिपोर्ट कार्ड की बात करिए, आप पहले की बात कर रहे हैं। आपने सुना जितेंद्र जी को। चुनाव किस तरफ है और बीजेपी का एजेंडा क्या है? देखिए, जितेंद्र जी ने बात शुरू की थी कि 5 साल की बात कर रहे थे। हाँ। 5 साल में 5 साल के पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी और उसके 5 साल पहले बहुजन समाज पार्टी की सरकार। उत्तर प्रदेश की जनता ने तीनों प्रमुख दलों के 5-5 साल के सरकारों को देखा है। इन 5-5 की सरकारों में बताइए किसी भी सरकार ने किसानों का ऋण माफ किया क्या? दोनों सरकारों से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने जो गन्ना किसान है उनके मूल्य का भुगतान किया। आपने कभी किसानों के लिए सम्मान राशि की बात की हो और एक ऐसा सिस्टम विकसित किया हो? मैं इस बात को दावे के साथ कहता हूं और उत्तर प्रदेश में जो व्यवस्थागत परिवर्तन हुआ है उसकी निशानी है कि अगर जो बेनिफिट है वो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर उनके खाते में हो रहा है, जिसमें एक पाई के भी भ्रष्टाचार का कहीं कोई उदाहरण मेरे समाजवादी पार्टी के मित्र, विशेषज्ञ या कांग्रेस के लोग बता दें कि जो 2000 रुपया अकाउंट में जा रहा है उसमें उत्तर प्रदेश में एक भी उदाहरण हो कि 1999 रुपया 99 पैसा पहुंचा हो। हाँ। तो ये तो किसानों के पक्ष की बात हुई। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को वहां के हाईकोर्ट के निर्देश पर हटाया गया। क्यों? क्योंकि नौकरियां बेची जा रही थी, अयोग्य लोगों को नौकरी मिल रही थी। यह निर्णय उत्तर प्रदेश के मतलब हाईकोर्ट का डिसीजन था, ये हमारा और आपका डिसीजन नहीं था। तो यानी कि बेहतरी के आधार पर उन 5 साल की बेहतरी में, और हमारे ये 5 साल वो है जिसमें 2 साल हमने कोरोना को झेला है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में जब भी जनता के हित का कोई भी निर्णय होगा, चाहे खाता खुलवाने की बात हो समाजवादी पार्टी विरोध करेगी, वैक्सीन लगवाने की बात हो समाजवादी पार्टी विरोध करेगी, कोई आतंकवादी पकड़ा जाएगा तो समाजवादी पार्टी कहेगी कि ठीक नहीं है। हम काला धन अगर लोगों के पास से वसूलेंगे, ठीक है, उनके यहाँ मतलब आप कह रहे हैं कि विकास है, किसानों को डायरेक्ट दिया है, कोई भ्रष्टाचार नहीं था इस सरकार में,
लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा था। ये 3-4 इश्यूज आपने बताया कि साहब ये उपलब्धि है, इसी पर है। ठीक है, मैंने तो रखा और मुझे लगता है कि तर्कवार अगर इसका कोई उत्तर होगा तो निश्चित रूप से जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को देना चाहिए। ठीक है, कि उनके समय में ये स्थिति ठीक है, तो, ठीक है जितेंद्र जी आऊंगा आपके पास। ठीक है, रही बात कैराना की, तो कैराना एक अपने आप में फर्क साफ है। समाजवादी पार्टी के समय कैराना वो था जो बिलख रहा था, महिलाएं रो रही थी, बच्चियां पनाह मांग रही थी और उद्योग वाले लोग वहां को छोड़ रहे थे। ठीक है, कैराना एक बड़ा मुद्दा है। कैराना है सुचि विश्वास आपके पास आऊंगा, लेकिन उसके पहले एक बार फिर ठीक है, बच्चे हैं, सुरक्षित है और खुश हैं। ठीक है जितेंद्र जी, कैराना पर आपका जवाब। नहीं, ये बार बार कैराना की बात करते हैं हमारे भाजपा प्रवक्ता भाई। हाँ, ये बताइए 403 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, 403 सीट में आपको आपके अमित शाह जी को एक कैराना मिला था वहां पे जाके प्रचार शुरू करने का, आग लगाने के लिए। कैराना करते हैं, जरा आप बताइए आपने कितने लोगों, एक तो पलायन वहां नहीं हुआ, और अगर पलायन हुआ है तो आपकी सरकार ने 5 साल कितने लोगों को वहां से जिन्होंने पलायन किया था उनको वापस वहां पे ले गए, कितनी वहां पे फैक्ट्री लगवा दी? संजय जी जवाब दीजिए। आरोप आप पर है कि 400 के ऊपर सीटें हैं, सारा कुछ कंसंट्रेशन कैराना में ही क्यों? संजय जी जवाब। सारा मजा लेंगे हिंदू मुस्लिम का, बारूद का मजा लेंगे, जहर का मजा लेंगे। देखिए मैं कह रहा हूं ना त्रिपाठी जी, ये जो बदलाव है जिसमें कैराना से कितने लोगों को आपने वहां पे वापस बसाया, ये बताइए। अगर पलायन हुआ तो कितने लोग वापस आपकी सरकार के थ्रू वहां गए, बताइए। लोगों ने वहां रोजगार किया है कि नहीं किया है? कितने लोगों ने किया, बताइए। ठीक है, कोई आंकड़ा है ऐसा है अगर? ठीक है, एक मिनट। आज हम इस योगी के शासनकाल में वहां सुरक्षित हैं। ये जो महिलाओं में परिवर्तन आया है, जो विश्वास जगा है, मैं सिर्फ कैराना का नाम भुला रहे हैं आप लोग, सिर्फ कैराना का नाम भुला रहे हैं। ठीक है, एक बार सुचि विश्वास को लाते हैं। सुचि, क्योंकि जो मॉडल्स हैं वो अपना अपना मॉडल है। समाजवादी पार्टी ने अलायंसेस किया है छोटे छोटे लोगों के साथ, समाजवादी पार्टी उस पर काम कर रही है। पश्चिम में जयंत उनके साथ हैं। बीजेपी क्लीन छवि वाली एक सरकार, किसानों के लिए जो काम किया है, अभी संजय जी को आपने सुना। कांग्रेस पार्टी को क्या लगता है? क्योंकि कल एक अच्छी तस्वीर हमने देखी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से थी, जो कि टैग भी चला खूब राम राम वाली, जिसमें समाजवादी पार्टी, जयंत और प्रियंका गांधी आमने सामने थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी 3 कॉर्नर फाइट में है। बीजेपी से भी लड़ रही है, जो और लाइक माइंडेड पार्टीज जिसको कांग्रेस पार्टी कहती थी उससे भी लड़ रही है। किस तरफ कांग्रेस पार्टी का चुनाव है? देखिए, आपने कहा सबके पास अपना अपना मॉडल है। भारतीय जनता पार्टी के पास नफरत का मॉडल है और कांग्रेस के पास हमेशा से भारतीयता का मॉडल है, क्योंकि उनके पास 1857 से लेकर स्वाधीनता संग्राम तक कोई मॉडल ही नहीं था हिंदुस्तान का। तो इसीलिए उनके पास जिन्ना का मॉडल था, नफरत का मॉडल था, हिंदू मुसलमान का मॉडल था, और आज तक वो ध्रुवीकरण का मॉडल जारी है। जहां से आपने ओवैसी साहब की अभी कि 6 फीट की गोली से कोई गोली चला रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे एक साथी प्रवक्ता भी बहुत अच्छा बोल रहे थे कि ओवैसी साहब भी कम नहीं है। तो ओवैसी साहब, AIMIM और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सिक्के के 2 पहलू, जो ध्रुवीकरण और वैमनस्य की राजनीति करते हैं, और ओवैसी साहब उनको सहयोग करने के लिए पहुंचते हैं, क्योंकि गुरु भाई है तो उनकी सुरक्षा की भी चिंता है। मैं इस पर जाऊंगा, मैं आपकी बात को पूरा करूं। मैं इसमें एक चीज ऐड कर दूं। संजय साहब ने कहा कि एक चीज बस ऐड कर दूं, एक चीज आप ही के पास। मैं कह रहा हूं, अभी आपने सुना फ्लोर ऑफ हाउस पे जब ओवैसी साहब बोल रहे थे तो उन्होंने इस हमले का जिक्र किया, कहा सिक्योरिटी हम ले लेंगे, लेकिन साथ साथ उन्होंने कहा कि जो धर्म संसद ऑर्गेनाइज हुई थी प्रयागराज में, हरिद्वार में, छत्तीसगढ़ में, इन तीनों कहा कि साहब उसकी आप रिकॉर्डिंग निकालवा लीजिए, मेरे बारे में कैसी धारणा रखी जा रही है, क्या कुछ फैलाया जा रहा है, कैसे विष घोला जा रहा है, उसका भी उन्होंने जिक्र किया है। सुचि, जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गाली देने के लिए बाकायदा धर्म संसद का आयोजन किया जाता है, जब उस पापी व्यक्ति को गोडसे एक्ट के सम्मान दिया जाता है, तो ये तो सब फंडेड एंड प्रमोटेड बाय भारतीय जनता पार्टी है। इट्स वेरी क्रिस्टल, इट्स वेरी क्लियर एंड इट्स वेरी क्रिस्प। इसमें तो कुछ देखा है ही नहीं। और जब संगीत सोम, सुरेश राणा, प्रवेश वर्मा, अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा जैसे लोग जीनोसाइडल स्लोगन्स जंतर मंतर के दरवाजे पर खड़े होकर देते हैं, जब गृह मंत्री बताते हैं यहाँ बटन दबाओ तो फिर करंट कहाँ लगेगा, तो ऐसी नफरती सरकार से आप क्या उम्मीद करते हैं? ये लोग देश को गृह युद्ध की ओर लेकर जा रहे हैं। एक प्रधानमंत्री जो टेलीप्रॉम्प्टर के बिना 2 शब्द नहीं बोल सकते, वो इतिहास का निर्माण कर रहे हैं। तो एक भयावह परिस्थितियों में देश जा रहा है।
और जब सच कहा जाता है तो इन्हें आपत्ति है। अभी बैंकों का जिक्र किया कि बैंकों में पैसा, भाई बैंकें हमने बनाई थी, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, वही जो बैंकें आप बेच रहे हैं, ना बनाई होती तो क्या ये पैसा शौचालय में डालते? तो भारतीय जनता पार्टी तो अनोखी परिस्थितियों में देश को जो बैंक बेच बनाए थे कर, उसमें गरीबों को भी तो कुछ देना चाहिए था। गरीबों का हिस्सा बैंकों में क्यों नहीं आ देखिए पाया? अब सच बोलिए तो इन लोगों संजय जी, आरोप देखिए आप पर है, की बात कर रहे हैं। और ये भी कहा है लखीमपुर का सुची नरसंहार विश्वास ने आपके सामने हुआ। कि ओवैसी और बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बड़ा आरोप कांग्रेस का आप पर। देखिए, जैसा कि नफरत की बात करने वाले नफरत पर अगर तकरीर करेंगे, कांग्रेस के जो प्रवक्ता है वो बैठकर देश में विश्वास और ईमानदारी की बात करेंगे, जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पर है। ये एक सत्य है, ये एक सत्य है कि सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी दोनों बेल पर हैं, और समाजवादी पार्टी के भी बहुत सारे प्रत्याशी बेल पर हैं। हाँ। तो जो राजनीतिक दलों के लोग या तो बेल पर हैं या जेल पर हैं, ऐसे लोग अगर ईमानदारी की बात करेंगे और वो ओबीसी के पीछे छुप जाएंगे, भाई आप ये बताइए कि 15 मिनट के लिए अगर पुलिस हटा ली जाए तो हम इस देश को ठीक कर देंगे। ओबीसी साहब उत्तर प्रदेश में आएंगे और आने के बाद बहराइच जाएंगे, बहराइच जाने के बाद सालार जंग की मजार पर जाकर वो चादर चढ़ाएंगे, तो उसमें क्या संदेश देते हैं? वो संदेश तो नफरत का ही देते हैं ना। और नफरत का संदेश देने वाले अगर मोहब्बत की तकरीर करने लग जाएं तो आप समझिए कि कितना ये अपने आप में बेमनस्यता की बात है। तो जो लोग आज बात कर रहे हैं कि नफरत है, वो खुद हेट स्पीच दे रहे हैं। और ऐसा एक लंबी कतार है, देश को जोड़ने वाला हिंदुत्व है। हिंदुत्व के बारे में राहुल गांधी क्या बोलते हैं, चिदम्बरम क्या बोलते हैं, दिग्विजय सिंह क्या बोलते हैं? सुची जी जवाब दीजिए, आप पर ही आरोप है। सुची जी, हाँ बोलिए। देखिए, हमारा शहादत का इतिहास है। गांधी परिवार ने अपने खून से इस देश की धरती को सींचा है। तो ये गांधी, नेहरू और पटेल का देश है। ये वो नहीं समझेंगे जो माफीनामा 7 बार लिख के काला पानी काट के सेलुलर जेल में रहकर और आज सत्ता में है, जिन्होंने 52 साल अपने तिरंगा नहीं फहराया अपने हेडक्वार्टर में। वो क्या है, ये फर्जी राष्ट्रवादी और ये फर्जी हिंदू। अगर इन्हें हिंदू दर्शन का ही ज्ञान होता तो आप सुची सिर्फ 30 सेकंड के लिए रोक रहा हूं। आप सारे पैनलिस्ट, हाँ आऊंगा संजय जी, आपके पास भी आऊंगा। त्रिपाठी जी 30 सेकंड का वक्त दीजिए। एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। वापस अपने पैनल पे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आज अमित शाह जी ने 300 सीट्स का टारगेट दिया है। अरविंद सर, आपसे ही शुरू करूंगा। बीजेपी हमेशा किसी भी चुनाव में एक टारगेट सेट करती है और पब्लिक डोमेन में उसकी बात करती है। पश्चिम बंगाल में भी एक टारगेट था, पिछले लोकसभा और विधानसभा में भी एक टारगेट था। इस बार जो पहली बार बोला गृहमंत्री अमित शाह ने, जब योगी आदित्यनाथ का पर्चा भरवाना था आज, तो उन्होंने कहा साहब 300 सीटें हैं, बिल्कुल फिक्र मत करिए। अरविंद सर, पता नहीं कहां से फिगर जोड़ लेते हैं, कहां से रिजल्ट आता है। हर पार्टी कुछ न कुछ अंदाजा लगा के चुनाव मैदान में आती है और रिजल्ट फिर कई बार उसकी उम्मीद के अनुसार होता है, कई बार उसके उम्मीद के विपरीत होता है। भाजपा इस फिगर का इस्तेमाल अपने कार्यकर्ताओं में एक नए तरह का उत्साह भरने के लिए करती है। कई बार अब ये अंदरूनी बात होनी चाहिए थी कायदे से कि आप कार्यकर्ताओं की मीटिंग में ये बात रखिए और फिर उनको उस हिसाब से तैयारी करिए। लेकिन बार बार बीजेपी उसको पब्लिक फिगर बनाती है, पब्लिक में ले आती है और लगता है कि चुनाव में वही एक मुद्दा है, वो भी एक मुद्दा हो गया है कि 300 पार होना है कि 200 पार होना है कि 3/4 ले आना है। और कुछ ऐसे कहा जाता है जैसे रोज बैठ के गिन रहे हों कि आज इतना बढ़ गया, इतना घट गया। अब ये कुछ हल्का लगता है मेरे हिसाब से चुनाव कैंपेन के पूरे कामकाज को। इस पर एक टिप्पणी अरविंद सर संजय जी से ले लेते हैं। संजय जी 300+, अरविंद सर कह रहे हैं ये फिगर आती कैसे, या फिर सिर्फ ये मोराल बूस्टर होता है? नहीं, ये फिगर ऐसी आती है कि अरविंद जी भी चुनाव को देख रहे हैं और मैं भी पिछले 25 साल से ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग देख रहा हूं। याद कीजिए 2014 उत्तर प्रदेश में कोई कहता था कि भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा जनसमर्थन मिलेगा। 17 में उत्तर प्रदेश में ऐसा बहुमत आएगा कि 325 सीट भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी, जबकि विरोध में
समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होगा, जिसमें कहा जाता था कि इस यंगर्स यूपी में यंगर्स अगर एकजुट हो गए तो सब कुछ पलट देंगे। 2019 मुझे याद है कि 2019 के सामाजिक गठबंधन को लेकर उदाहरण दिया जाता था कि राम जन्मभूमि के आंदोलन में 1993 में, मतलब जब राम जन्मभूमि का पीक था, तब कहते थे कि इस पीक को सामाजिक गठबंधन ने जब 1993 में रोक दिया था, तो इस बार तो निश्चित रूप से रोक दिया जाएगा जब समाजवादी पार्टी और बसपा का अलायंस हो जाएगा। तब बीजेपी ने मोर देन 50% वोट शेयर लिया था। तो उस समय भी मैं देखता था कि विश्लेषक हमारी बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते थे। ठीक है, ये जनता है और सीट्स जिस दिन आएंगी उस दिन हम लोग बैठेंगे। ठीक है सर, ठीक है। जितेंद्र जी, समाजवादी एक हल्की टिप्पणी में, एक हल्की जानकारी मैं देना चाहता हूं, पर्सनल बात है, इसको कहना नहीं चाहिए था। 14 के चुनाव में अमित शाह जी से 2 दफे बैठने को उनके साथ अवसर मिला और वो इंचार्ज थे उत्तर प्रदेश के। तो हम भी ये अनुमान लगाते रहते थे कि कितनी सीटें आएंगी। तो अमित शाह जी ने बड़े भरोसे से कहा था कि 50 पार हो जाना चाहिए। दोनों बार वो 50 के फिगर पे आए। तो उनका अनुमान कितना पक्का होता है, हम सब लोग, उस बार 70 के पार हो गई बीजेपी, तो हम सब लोग आपस में मजाक में भी, अभी भी पत्रकार लोग जो वहां बैठे हुए थे वो आपस में कहते हैं कि अमित शाह का अनुमान इसी किस्म का होता है। ठीक है, ठीक है। जितेंद्र जी, 300 का टारगेट है बीजेपी का, हालांकि अखिलेश जी बार बार 400 से कम आ ही नहीं रहे। कोई नया फिगर आपका जितेंद्र जी? हमारा क्या नहीं, ये तो 300 टारगेट इनका टारगेट है ना। तो इनका टारगेट तो वहां बंगाल में भी 200 था, 1/3 आई थी। इनका टारगेट यहाँ 300 है, हो सकता है 1/3 आ जाए, उससे ज्यादा तो मेरे ख्याल से आने की उम्मीद मुझे है नहीं। दूसरी बात, अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता भाई ने हमसे पूछा कि घोटाले का जरा हमको बताइए, एक भी अंश ऐसा कुछ इन्होंने कहा था, कुछ बताना है। चौधरी जी, ये ध्यान रखिए कि कुंभ में घोटाला हुआ है, वो सीएजी की रिपोर्ट आई है, 2700-2800 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। मिट्टी ढोने का घोटाला हुआ है उसमें, इसमें मोटरसाइकिल और कार से आप लोगों ने मिट्टी ढोई है। और जो वहां महिला अधिकारी था विजय किरण आनंद, उसको बजाय पनिश करने के बजाय, उसको सजा देने के बजाय, उससे कुछ पूछने पाटने के, आपने उठा के उसको गोरखपुर का डीएम बना दिया है। इस पे कुछ कहना है आपको? क्या मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? सुनिए, और मैं कह रहा हूँ, जो मैंने कहा है उसको ध्यान से सुनिए। मेरी बात पूरी तो हो जाए भाई। एक मिनट संजय जी, एक बार बात पूरी कर लें दीजिए, जवाब आप ही को देना है। हाँ, जवाब आप मुझे, मेरी बात। संजय जी, एक मिनट। जितेंद्र जी, आप 1 मिनट में बात पूरी कर लीजिए। संजय जी 1 मिनट दीजिएगा। संजय जी, ठीक है। संजय जी, एक बात आपने कही है, उसका जवाब जितेंद्र जी दे रहे हैं। जब जितेंद्र जी अपनी बात पूरी कर लेंगे, आप ही को बोला है। जितेंद्र जी अपनी बात खत्म करिए 1 मिनट में। मैं जल्दी से खत्म कर रहा हूं, 1 मिनट से पहले खत्म कर लूंगा। भ्रष्टाचार की बात इनके मुंह से अच्छी नहीं लगती है। ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी अपने को क्लेम करते हैं। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का अध्यक्ष रंगे हाथों कैमरे पे 1 लाख रुपए लेते पकड़ा गया था। तो भ्रष्टाचार की बात कृपया आप ना करें तो बेहतर होगा। आपके यहाँ मंत्रियों ने जो भ्रष्टाचार किया है उसकी हम रोज शिकायत करते हैं, क्यों नहीं आप उसकी इंक्वायरी ऑर्डर करते हैं? सारी फाइल आप दबा के बैठ जाते हैं। इरिगेशन में इनके जो महेंद्र सिंह जी का विभाग है उसमें कितना घोटाला हुआ, कितनी ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को आपने ठेका दे दिया, ये सब रिकॉर्ड पे है। हम कहते हैं उसकी इंक्वायरी करिए, आप उसकी इंक्वायरी नहीं कर रहे हैं। राम मंदिर का चंदा खा गए आप, हम कहते हैं उसकी इंक्वायरी करिए, आप इंक्वायरी नहीं करते। आपके नेता, आपके मंत्री, आपके कमिश्नर, आपके डीएम की साली, डीएम के जीजा, डीएम की मौसी, डीएम की नानी, सबने वहां पे जमीन खरीदी है अयोध्या में। हम कहते हैं इंक्वायरी करिए, आप इंक्वायरी नहीं करते। तो कैसे प्रूव होगा कि आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं? सरकार आपकी जाएगी, उसके बाद सारी इंक्वायरी होंगी, सारी परतें सामने खुलेंगी, तब पता लगेगा कि आपने कितना भ्रष्टाचार किया। यहां बैठ के बड़ी बड़ी बातें मत किया करिए भ्रष्टाचार की। जितना भ्रष्टाचार आपने किया है, सारी सीमाएं आप लांग गए, लेकिन आप उसकी इंक्वायरी नहीं कराएंगे। संजय जी, जवाब। देखिए, मैं जो सवाल कर रहा था उसका तो जवाब त्रिपाठी जी के पास है। पूछिए, जवाब देता हूं। हमने व्यवस्थाओं को बदला है। अरे अब जरा सुन लीजिए 2 मिनट भाई त्रिपाठी जी, बहुत देर से मैं आपको सुन रहा हूं। आप बताइए, अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी के शिवपाल सिंह यादव को क्यों हटाया था? जब आप बताइए, आडवाणी जी को गाली क्यों दी? आप बताइए, उमा भारती जी ने आडवाणी जी को गालियां क्यों दी थी? बताइए, आप बताइए। कल्याण सिंह जी ने अटल बिहारी वाजपेयी को भला कल्याण सिंह ने क्यों कहा था कि इस देश को चला रहे
फिर कल्याण सिंह जी ने अपनी पार्टी क्यों छोड़ी थी? फिर कल्याण सिंह जी विधान की पूजा आके क्यों मिल गया? फिर कल्याण सिंह जी का बेटा सरकार में मुक्ति क्यों बन गया? फिर कल्याण सिंह जी आपने वापस अपनी पार्टी को क्यों नहीं लिया? आप इसका जवाब देंगे? बड़ी बड़ी बातें करते हो, सब कुछ खुला हुआ है, सब कुछ फटेगा हुआ, बड़ी बड़ी बातें करते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो, सब गड़बड़ है। आज के मुख्यमंत्री के क्षेत्र में गोरखपुर में व्यापारी की हत्या पुलिस का व्यक्ति, इसका जवाब देंगे आप? 4 दिन पहले बुलंदशहर में एक लड़की का बलात्कार हो गया, उसका जवाब है क्या? 10 दिन पहले इलाहाबाद में लड़की का बलात्कार हो गया, उसको मार के कुएं में डाल दिया गया, इसका कोई जवाब है आपके पास? बड़ी बड़ी बातें करते हो, सरकार जाने वाली है। झूठ की सरकार, झूठ बोलते हो, नीचे तक सब लोग झूठ बोलते हो, इतना झूठ बोलते हो, झूठ की यूनिवर्सिटी चलाते हो, झूठ के डीन हो, झूठ के रजिस्ट्रार हो, झूठ के वाइस चांसलर हो, झूठ 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 ऊपर से लेकर सब झूठ बोलते हो। कौन तुम्हारी बात का विश्वास करेगा? यहाँ बैठ कर बड़ी बड़ी बातें करते हो, भ्रष्टाचार की बातें मत क्या करो। आपका अध्यक्ष रंगे हाथों पैसे लेते पकड़ा गया, किसी और पार्टी का अध्यक्ष बताएंगे जिसने रंगे हाथों पकड़ा गया कैमरे पे? बताएंगे किसी और पार्टी का अध्यक्ष बताएंगे जो रंगे हाथों पैसे लेते पकड़ा गया हो? भ्रष्टाचार की गंगोत्री हो, भ्रष्टाचार की गंगोत्री हो, सब छुपा बैठे हो। भ्रष्टाचार की गंगोत्री हो, भ्रष्टाचार के महासागर हो। जिस दिन इंक्वायरी होगी उसके बाद खुलेगी, जेल जाना होगा, जेल जाना होगा। भ्रष्टाचार से जो गंगोत्री बहाई है, जो महासागर में जाके गंगोत्री मिलती है, उसका सबका हिसाब होगा, सबका हिसाब होगा संजय जी, सबका हिसाब होगा। कुंभ के घोटाले का जवाब दीजिए, सीएजी की रिपोर्ट है, सीएजी की नौकरी बांटने वाले कुंभ के घोटाले का जवाब सीएजी की रिपोर्ट है। बुलंदशहर में जो रेप हुआ है 4 दिन पहले, उसको मुंह खोलिए, 2 शब्द बोलिए। इलाहाबाद में जिस लड़की का बलात्कार हुआ है, तो उसको मार के कुएं में डाल दिया गया, उसको कुछ बोलिए, उस पर 2 शब्द बोलिए। शर्म कीजिए, अपना सर झुकाइए शर्म से, ये सर को झुकाइए शर्म से कि बलात्कार हो रहे हैं, मुख्यमंत्री मारे मारे घूम रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जो जब नौकरियां निकलती थी तो बोरा लेके निकलते थे, की परीक्षा लीक करा दी। ठीक है, एक आरोप क्योंकि और आज लगा है जो कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में चल रहा है। ठीक है जितेंद्र जी, 1 मिनट दीजिएगा, 1 मिनट। संजय भैया 1 मिनट, संजय भाई 1 मिनट, जितेंद्र जी 1 मिनट। एक बार सूची जी के पास, सूची जी आज एक आरोप और प्रधानमंत्री ने लगाया, कहा कि जो पार्टीज हैं वो सारी परिवारवादी पार्टी, अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, प्रियंका गांधी वाड्रा, यह भी एक आरोप लगाया गया कि साहब परिवारवाद का एक बड़ा आरोप है। आपका उत्तर? देखिए, परिवारवाद से समस्या नहीं है। परिवारवाद तो भारतीय जनता पार्टी में वसुंधरा राजे सिंधिया के परिवार से लेकर और राजनाथ सिंह के परिवार तक लगातार जारी है और बढ़ता ही जा रहा है। अभी भी जो तकरारें अंदर अंदर चल रही हैं, सबके परिवारों की ही चल रही हैं। लेकिन गांधी परिवार से डर है। गांधी परिवार को गोडसे के उत्तराधिकारी हमेशा से भय खाते हैं और वो स्वाभाविक है, क्योंकि उनकी स्वीकार्यता है और जो उनका वैभव है, जो उनका इतिहास है, उससे भारतीय जनता पार्टी हो जाती है कुंठाग्रस्त। तो संघ की जो नाकामियां हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो काला इतिहास है, जो इनका सावरकर और हेडगेवार और जो गोलवलकर ने जो एक कॉकटेल तैयार किया है फर्जी हिंदुत्व का, उसके वजह से ये सिर्फ इनको वो फियर एक उसका बना रहता है। बाकी तो परिवारवाद की बात मुझे नहीं लगता। अभी कल भी देखिए, बिना टेलीप्रॉम्प्टर के क्या शानदार भाषण राहुल गांधी जी ने दिया। अभी मेरे सपा के प्रवक्ता ने जब चंदा चोरी का आरोप लगाया, देखिए संजय चौधरी जी इधर उधर की बातें कर रहे हैं, कारवां कैसे लूटा ये नहीं बता रहे हैं। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा है। उनको तो सिर्फ फर्जी प्रोपेगेंडा मशीनरी उनकी है। वो तो लाल बहादुर शास्त्री, जो लोग कैरेक्टर एसेसिनेशन करते हैं नेहरू का, गांधी का, वो कोई राहुल जी को छोड़ नहीं देंगे। वो जानते हैं कि उनको जब भी भाई शास्त्री जी का भी नाम ले लीजिए, क्यों नहीं ले लेंगे भाई, भी नाम ले लीजिए थोड़ा सा। नहीं, आपको सावरकर और गोडसे के साथ रहना है। हमारे पास महापुरुषों की कमी नहीं है, हमारे पास महापुरुषों की कमी नहीं है। आप नरसिम्हा राव के साथ क्या किया आपने? नरसिम्हा राव की तो लाश को दिल्ली में जलाने नहीं दिया। अरे आप अभी अडवाणी जी के साथ क्या कर रहे हो? मुरली मनोहर जोशी के साथ आज क्या कर रहे हो? कहाँ है जसवंत सिन्हा? बहुत बड़े हिंदू कहाँ है जसवंत सिंह? क्या किया? बताइए भाई, चंदा चुराया है वो बताइए। नहीं, नेतृत्व लेने के लिए बताइए ना। सोनिया गांधी। ठीक है, वक्त की थोड़ी कमी है। एक क्लोजिंग कमेंट सबसे लेना है क्योंकि ये एक चर्चा का विषय यूपी में है। 1 मिनट दीजिएगा सिर्फ। संजय जी आने में
आ रहा हूं जितेंद्र जी, आ रहा हूं, वक्त की थोड़ी कमी है। संजय जी, चौधरी जी अभी 100 जन्म लेंगे तब सोनिया जी के नाम को लेने लायक होंगे। अभी तो बूथ अध्यक्ष बन जाइए, दरी बिछाइए, दरी भारतीय जनता पार्टी में दरी बिछाइए, दरी बिछाइए। तब हमारी पार्टी से नेता चुरा के आपको तो ज्योतिरादित्य भी मिले। नहीं, आप तो बीजेपी कार्यकर्ता है तो दरी बिछाइए। आपकी पार्टी को भी कांग्रेस के नेताओं की बहुत जरूरत है। हमारे विधायकों को खरीद कर ही आपको सरकारें बनानी है। आपके पास पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कहाँ है भाई? उत्तर प्रदेश में सोनिया गांधी आ रही है उत्तर प्रदेश में तो पैकअप है आपका। अब ये जो टेनी बाबू ने आपको पैकअप कर दिया। अरे आप जब तक राय और टेनी जा रहे हैं कितना भी दावा करते रहिए, आपको समेट देंगे। शोर मचाने से कुछ नहीं होना है। प्रियंका कहाँ है कांग्रेस का नेतृत्व? सोनिया जी कहाँ है? आप वो रायबरेली नहीं भेज पा रही हैं। संजय चौधरी जी पहले बूथ अध्यक्ष बन जाइए अपनी पार्टी में। ये पन्ना प्रमुख बनने से कुछ नहीं होगा। पहले भारतीय बनिए, पहले भारत के नागरिक बनिए। आप तो संघीय बन के रह गए। कभी देश के नागरिक बन के बात करिए। आप तो पन्ना प्रमुख हो, आप पन्ना प्रमुख से ऊपर ही नहीं। ठीक है, बहस लंबी है और यूपी का चुनाव भी लंबा है। कई सारे मुद्दे हैं, हर मुद्दों की अपनी बातचीत है और हर पार्टी का अपना तर्क है। आप सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया। देश का सवाल में आज इतना ही समझने की कोशिश हमने करी कि उत्तर प्रदेश में चुनाव किस तरफ चल रहा है, क्या इश्यूज है। इस वक्त हाई वोल्टेज है। जी हाँ, पहले फेज का इंतजार है। हर पार्टी में दल और बल के साथ लगी हुई। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए।